अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी हो गए हैं। 2022 से ये लटके हुए हैं बल्दियाती इंतखाबात, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस होने, लेकिन एक ना एक कोई ना कोई बहाना, कभी कानून साजी होती है, मुतअद्दिद लोकल बॉडी से मुतल्लिक कानून साजियाँ हो चुकी हैं, उसकी वजह से कभी ये लटक जाते हैं, और कभी कोई और बहाना या कोई और वजह को जवाज़ बना के ये इंतखाबात जो हैं ये खटाई में पड़ जाते हैं। अभी 2025 के इसी साल, लेकिन अब दोबारा से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि क्योंकि नया जो कानून है या जो अभी अमेंडमेंट किया है पंजाब असम्बली ने इस सिलसिले में लोकल बॉडीज़ के ज़िम्मे में, उसके तहत अब करवाने पड़ेंगे इलेक्शंस, और उसमें नई डीलिमिटेशंस होंगी, नई हल्का बंदियाँ होंगी। तो इसके लिए अब जो दिसंबर में होने इंतखाबात वो भी नहीं हो सकते, अब आगे मामला चला गया है। इस सिलसिले में एक इसका सियासी पहलू है, एक इसका कानूनी पहलू है। सियासी वजूहात हम अपने तज्ज़ियाकारों से इसका तज्ज़िया तबसरा ज़ाहरी बातें करवाएंगे, वजूहात क्या हैं, इसके इम्पैक्ट क्या होगा, असरात क्या होगा। लेकिन कानूनी पहलू भी इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है कि बार बार क्यों तरामीम हो रही हैं लोकल गवर्नमेंट एक्ट में, और ये जो तरामीम की गई हैं इसके असरात क्या पड़ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये किसी एक पार्टी, किसी एक जमात को फ़ायदा ज़्यादा देगा, किसी दूसरी जमात की रिप्रेजेंटेशन को कम करेगा। इस कानून में कहा क्या गया है, सब कुछ डिस्कस करते हैं। सवाल इसके लिए कुछ यूँ कि गैर जमाती इंतखाबात का जो तरीक़ाकार नए कानून में तजवीज़ किया गया, बल्कि अब तो लागू हो जाएगा, उसके जमहूरियत पर क्या असरात होंगे। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब, रीमा उमर साहिबा, सलीम साहब, उमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। रीमा, आपसे शुरू करेंगे और पहले ज़रा समझना चाहेंगे, एक तो बड़ा सिंपल सा खाका हमें समझाया गया है इसमें कि जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत जो इलेक्शंस हैं, अब उसमें पहले आप डायरेक्टली एफिलिएशन किसी जमात से ज़ाहिर नहीं करेंगे, इलेक्शन के बाद जब आप जीत कर आएंगे अपनी सीट, उसके बाद आपको ज़ाहिर करनी होगी। बट इसको ज़रा आसान अल्फाज में हमारे देखने वालों के लिए बताइएगा कि वो क्या चीदा चीदा तरामीम हैं जो की गई हैं, आपके ख़्याल में क्या वो ज़रूरी थी करनी, और ये बार बार जो तरामीम हो रही हैं इनके लिए ये क्या जायज़ हैं, इनके लिए क्या इतनी मंतक है कि वाकई में एक के बाद एक कुछ महीनों के फासले से अमेंडमेंट्स हो? जी लीना, शुक्रिया। बहुत ही अजीब सिचुएशन है। मतलब हमारी जो लोकल गवर्नेंस है पूरे पाकिस्तान में, मैं कहूँगी वो एक के बाद एक मुख्तलिफ मसले का शिकार हो जाती है। पंजाब में ख़ास तौर पे अगर आप देखें, पिछले कुछ सालों में मेरा ख्याल है 5 या 6 बार ये जो हमारा कानून है लोकल गवर्नमेंट्स का, उसमें कोई तरमीम की गई है, नई कानून साजी की गई है। वजह समझ नहीं आती कि क्यों की गई है, क्योंकि आपस में ही कुछ मसाइल जो हैं वो पार्टीज़ समझ लेती हैं कि हमारे लिए आ रहे हैं, तो वो तरमीम कर लेती हैं। मैंने देखा है कि इन सब तरामीम में जो सिविल सोसाइटी की तरफ से जो लोग लोकल गवर्नमेंट्स पे काम करते हैं उनकी तरफ से आती हैं, वो कभी भी इनकॉर्पोरेट नहीं होती। लेकिन फिर भी तरामीम पे तरामीम हम देखते हैं। इसके अलावा डीलिमिटेशंस भी बार बार हुई हैं, 2 बार तो हो चुकी हैं, अब तीसरी बार का होंगी इस नए एक्ट के तहत, और फिर जाके शायद कभी इलेक्शंस हो। प्रॉब्लम ये है कि आइन में स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कब इलेक्शंस होने चाहिए लोकल गवर्नमेंट के। तो अब हो सकता है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो और डिले कर ले। अब हमें नहीं मालूम, हमारे पास कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि अभी इलेक्शंस कब होंगे। तो पहला मसला तो ये है कि बार बार तरामीम से आप इलेक्शंस को डिले करते हैं, और अभी भी इब्हाम ही है कि इलेक्शंस अगले साल भी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। पहला ये मसला है। दूसरा, जो आपने नॉन पार्टी बेसिस पे कहा, अब ये एग्जैक्टली नहीं कहा गया नॉन पार्टी बेसिस पे। पहले मरहले में नॉन पार्टी बेसिस पे है, फिर 30 दिन के अंदर अंदर आप किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन इसमें कंसर्न ये है कि अगर आपके पास 30 दिन है जिसमें आप किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, तो उन 30 दिनों में आप पे प्रेशर डाल के आपको अपनी पसंद की पार्टी ज्वाइन करवा दी जा सकती है। सो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि ये इसलिए सिस्टम रखा गया है ताकि आप इलेक्शन के बाद भी मैनिपुलेट कर सकें सिस्टम को। तीसरा और सबसे बड़ा मसला अलीना इसमें ये है, और मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं होंगी, कि इस एक्ट को अगर आप पढ़ें, ऐसा लगता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास अभी तक ज़्यादातर पावर्स हैं। जो हमारा आइन एटलीस्ट ये तो कहता है कि डिवॉल्व होंगी पावर्स, वो डेवोल्यूशन नज़र नहीं आती। जो अहम अभी जो प्रोविंशियल जो महकमे हैं आपके, उनके पास जो इख्तियारात हैं, जिन चीज़ों में वो इन्वॉल्व हैं,
एम्बिग्विटी रखी गई है कि वो अभी भी उन्हीं के कंट्रोल में होंगे और अभी मैंडेटरी नहीं बनाया गया कि वो लोकल गवर्नमेंट्स में डिवॉल्व हों। तो आपने अभी भी एक डिस्क्रेशनरी पावर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दी कि वो अपनी पसंद से उन महकमों को भी डिवॉल्व कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये उनकी मर्जी होगी। हुकूमत तो कह रही है नहीं नहीं हम करेंगे, लेकिन उन पे कोई आईनी कानूनी पाबंदी नहीं है कि वो ये करें। तीसरा ये है डीसीज के पास, चौथा, बहुत ज्यादा पावर्स हैं अभी भी, और यही तशवीश है कि आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी, उनके तहत ही आपने चलाना है सूबा, और आपने नाम के लिए ही बस लोकल गवर्नमेंट्स रखनी है, उनके पास कोई रियल पावर्स नहीं है, क्योंकि रियल पावर्स जो हैं वो अभी भी ब्यूरोक्रेसी के पास, डीसीज के पास होंगी। तो ये 4 मसाइल हैं। एक, इनडेफिनिट डिले। दूसरा, ये जो नॉन पार्टी बेसिस पे पहला मरहला रखा गया है, फिर कहा गया है आप पार्टीज ज्वाइन कर सकते हैं, वो उसमें इन्फ्लुएंस का जो गुंजाइश बनती है। तीसरा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डिस्क्रेशनरी पावर्स। चौथा, ब्यूरोक्रेसी, डीसीज और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो अभी भी अपना पावर रिटेन करती हैं वो। तो ये मेरी नज़र में 4 मसाइल हैं। तो मैं तो इस कानून को फ्रैंकली, और जो लोग समझते भी हैं, बहुत जिन्होंने काम भी किया है नून लीग में ही लोकल गवर्नमेंट्स पे, उन्होंने भी तशवीश का इजहार किया है अपना कि ये पूरी तौर पे जो लोकल गवर्नमेंट्स के पास इख्तियार होने चाहिए, एम्पावर्ड लोकल बॉडीज, ये एक्ट वो यकीनी नहीं बनाता। उमर चीमा साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्यों ये बड़ी ज़रूरी समझी जा रही हैं इस वक्त पंजाब में तरामीम होना? एक तरफ ये दावे किए जा रहे हैं कि इससे लोकल बॉडीज़ मजबूत होंगी, जमहूरियत मजबूत होगी, लेकिन वो जो सारे रीमा ने सवालात उठाए वो अपनी जगह जायज़, क्या वो आपके जहन में भी हैं या बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल? अलीना, आपको याद होगा जब इस्लामाबाद में लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने थे तो वो भी इसी तरह डिले का शिकार हुए थे। उस टाइम भी यही मसाइल आए थे कि डिलिमिटेशन होनी है, फलां इशू है, फलां इशू है। हम जो है यानी कि उसमें फेडरल गवर्नमेंट का भी रोल था, तो उस लिए वो उनको डिले करते गए। अगर आपने केपी के इलेक्शन देखे हों तो उधर इलेक्शन तो हो गए, 2 फेजेस में हो गए और बड़े रो के हुए, यानी कि ये नहीं कि खुशी से उधर भी इलेक्शन नहीं हुए। अभी उधर भी जो है कोई फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है। ये जो लोकल बॉडीज का सिस्टम है, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है, मैं ये समझता हूँ कि ये ओवरऑल हमारा जो भी एक जमहूरी ढांचा है या जो इसके बहुत बड़े चैंपियंस हैं, ये उनके लिए एक टेस्ट है कि इनमें से कितने हैं कि जिनको इख्तियार मिला हो, इन्होंने इसको लोकल लेवल पर जाने दिया हो। जो बंदा जिसकी नेशनल लेवल की पार्टी है, उसके लिए इलेक्शन का मतलब यह है कि मैं वजीर आजम कैसे बन सकता हूँ। और अगर कोई एक नेशनलिस्ट है, उनका एक सूबे तक असर और रसूख होता है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि मैं एक अपने सूबे का वजीर आला कैसे बन सकता हूँ। इसमें मुनाफकत का अंदाजा लगाएं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इन लोगों ने बनाया ना, यानी कि जिनको हम सियासतदान कहते हैं, इन्होंने यही चीज जो मैंने आपको बताई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिफ्लेक्ट होती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीनों लेवल पे इलेक्शन का जिक्र जरूर है कि फेडरल लेवल पर भी है, प्रोविंशियल पर भी है, लोकल पर भी है। लेकिन इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक जिक्र किया है कि 90 दिन के अंदर होना चाहिए, वो या फेडरल लेवल पे है या प्रोविंशियल लेवल पे है। क्योंकि ये नाज़म बनने के लिए तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, और जिन्होंने नाज़म बनना है उनके पास इख्तियार नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, तो लिहाजा इनके अपने मुफादात हैं। ये दूसरी चीज देख लें कि ये जो वसाइल की हम बात करते हैं जी कि हमें वसाइल नहीं मिले, उनको वसाइल नहीं मिले, ये इन्होंने वो एनएफसी फार्मूला तो बना लिया, लेकिन किसी सूबे ने को प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं बनाया कि जिसके जरिए आगे कोई एक मुसावी तरीके से जो एक डेवलपमेंट है या जो रिसोर्सेज हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन मुख्तलिफ इजला में हो सके। वो ये काम नहीं करेंगे। उधर ये अपनी जात में ये सब आमर है। बेसिकली इनके लिए ये जो है ना, आप समझिए कि जैसे एक सिविलियन शक्ल में आमर है। जो एक चीफ मिनिस्टर बनता है उसका भी दिल करता है कि मेरी मर्जी है कि मैं जिधर चाहूं मैं फंड्स लगाऊं, जिधर चाहूं मैं ना लगाऊं। और वही इनका हाल जो है कि लोकल बॉडीज के हवाले से आता है। मैं वैसे खुद हैरान था कि जब ये पहले एक शेड्यूल आया जी कि उधर दिसंबर में इलेक्शन होंगे, तो आई थॉट कि ये कैसे मुमकिन है कि इन्होंने इलेक्शन कराने हैं, लेकिन वही हुआ जिसका खदशा था। वही चीज रिपीट हुई जो कि पहले इस्लामाबाद में हुई। तो ये इनकी ओवरऑल इसमें लैक ऑफ विल शामिल है। इधर कोई बंदा आपको बात करता हुआ नजर नहीं आएगा कि जी आपका एक आईनी तकाजा है कि आपने इलेक्शन कराने हैं।
क्योंकि जो भी लाउड माउथ हैं उनमें से किसी ने लोकल बॉडीज का इलेक्शन नहीं लड़ा। सब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं या प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। चीमा साहब, इफ आई मे, क्योंकि आप रहते भी पंजाब से, फिर आपको इतलात भी बड़ी मौसूल होती हैं। सर, बज़ाहिर तो पंजाब में काम भी होता हुआ बड़ा नज़र आ रहा है। हम टीवी स्क्रीन्स खोलें, हम मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखें, तो फिर मसला क्या है लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस या लोकल बॉडीज़ तक इख्तियारात देने में? डर क्या है ऐसा? अच्छा, मैं जो एक पब्लिक पल्स की जो बात करूं, अगर जो आप बात कर रही हैं, तो उस लिहाज से लोग एक साइड पे ये भी कहते हैं कि काम हो रहा है, यानी कि कई लिहाज से लोग खुश भी हैं। और ओवरऑल अगर आप पंजाब का किसी भी सूबे के साथ मुवाजना कर लें तो इसी तरह आप उनकी एक परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पंजाब सबसे बेहतर है। लेकिन एट द सेम टाइम एक और चीज नजर आती है कि एक कोई काम जरूर हो रहे हैं, परफॉर्मेंस है, लेकिन वो आगे पॉपुलैरिटी में कन्वर्ट नहीं हो रही कि गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, वो डिलीवर कर रही है, लेकिन वो पॉपुलर नहीं हो रही। तो ये भी खदशा एक अपनी जगह पर मौजूद होगा। और मेरे ख्याल है कि इसी वजह से, और जो पहले जनरल इलेक्शन में हुआ, उस खदशे को के पेश नज़र इन्होंने जो एक अपने लिए ये एक विंडो रखी है कोई 1 महीने की, कि हमें इतना टाइम भी मिल जाए कि अगर कोई इलेक्शन जो है वो उसमें कोई इंटेलिजेंस फेलियर भी नजर आए कि उससे हटकर भी आ जाए, तो उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास होनी चाहिए कि हम उसको अपने तरीके से चीजों को मैनेज कर सकें। लेकिन आप ये देखें ना कि उसको भी तो वो डिले कर रहे हैं, यानी कि वो भी नहीं होने दे रहे। यानी कि अल्टीमेटली यही है कि हमें एक ही तस्वीर नजर आए, एक ही खानदान नजर आए, चंद एक लोग नजर आए, उसके अलावा कोई इधर कोई लीडरशिप हो ही ना। सर, ये जो आपकी पॉपुलैरिटी से मुतल्लिक ऑब्जर्वेशन है, ना सिर्फ ये बड़ी दिलचस्प है बल्कि बड़ी हैरान कुन भी है, क्योंकि जो दावे होते हैं वो तो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। मज़हर अब्बास साहब की तरफ मैं ये चीज़ लेके जाना चाहूँगा। एक सेंटेंस बस पंजाब पे, फिर जी रीमा प्लीज। आपने जो उमर से सवाल पूछा, आई डोंट नो इफ उमर वुड एग्री। मुझे तो ऐसा लगता है और मैंने ये सुना है कि पंजाब में परफॉर्मेंस होगी और नज़र आती है आपको, लेकिन थोड़ा सा डिक्टेटोरियल माइंडसेट यहाँ भी है। चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है और उनकी क्लोज टीम, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से डेमोक्रेटिक अंदाज में कंसल्टेटिव तरह से काम होता है। तासुर ये मिलता है कि यहाँ पे भी एक टॉप डाउन अप्रोच है, डिक्टेटोरियल अप्रोच है। तो जो आपका सवाल है कि अगर काम हो रहा है तो वो लोकल गवर्नमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये उससे क्लैश करता है। ये आइडिया कि आपकी शक्ल होनी चाहिए, आपका ब्रांड होना चाहिए, मैं नहीं समझती फंडामेंटली उसमें कुछ प्रॉब्लम है ब्रांडिंग में, डेमोक्रेसी चलती इस तरह से, लेकिन एक डिक्टेटोरियल माइंडसेट का भी ये अमूमी तासुर है ना कि अगर लोगों के काम हो रहे हैं, लोगों के बुनियादी मसाइल हल हो रहे हैं तो लोग सेटिस्फाई होते हैं गवर्नमेंट से, और वो कहते हैं चलो कुछ नहीं तो काम तो हो रहे हैं, हमारे मसाइल तो हल हो रहे हैं। तो मैं उस तनाजुर में ये सवाल कर रही थी। मज़हर साहब को अगर मज़हर साहब की तरफ बढ़ने की इजाज़त दें, फिर हम इसको मज़ीद भी आगे बढ़ाते हैं। मज़हर साहब भी इसमें अपनी इनपुट डालेंगे। मज़हर साहब, मसला क्या है, क्यों ये बार बार डिले होती है, और ये इस वक्त जो हमें नज़र आ रही हैं अमेंडमेंट्स, क्या आप समझते हैं कि वाकई में कहीं ना कहीं लूप होल्स थे, कुछ कमियां थी जिनको ठीक किया जा रहा है, या आप समझते हैं सिर्फ बहाने? देखें, हमारी बदकिस्मती से हमारी जो सियासी जमातें हैं वो जमहूरी जमातें नहीं हैं, इसलिए वो जमहूरियत को मजबूत देखना नहीं चाहती, वो सिर्फ अपने आप को मजबूत देखना चाहती हैं। आप पूरा ये लोकल गवर्नमेंट मैंने बहुत स्टडी किया है, बहुत फॉलो किया है। ये जो नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन का कॉन्सेप्ट था वो 79 में सबसे पहले आया था। 79 में लाए क्योंकि उस वक्त ख़तरा था पीपल्स पार्टी का, वो अवाम दोस्त के नाम से पीपल्स पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स उतारे और अवाम दोस्त के नाम से वो जीत गए। उसके बाद के इलेक्शन में हमने देखा गैर जमाती इंतखाबात, मुस्लिम लीग पैदावार ही गैर जमाती इंतखाबात की है। अगर आप ये देखें तो 85 के इलेक्शंस में जब ये गैर जमाती लोग मुंतखब होकर आए तो उनके अंदर से मुस्लिम लीग ने जन्म लिया। उसके बाद जो उस वक्त सदर मुमलिकत थे उन्होंने एक को नामज़द कर दिया, वो वज़ीर आज़म बन गए, नवाज़ शरीफ साहब। ये पूरे लोकल बॉडीज़ के ही पैदावार हैं, ये उसी सिस्टम की पैदावार हैं। तो आज ये जो बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन है, देखिए सबसे अच्छा जो, अब आप उसको डिक्टेटोरियल रजीम कहें कुछ भी कहें, सबसे अच्छा लोकल गवर्नमेंट जो एक्ट आया था वो आया था 2001 का। अगर आप 2001 के एक्ट के बाद के जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस हैं, अगर आप उसे उठा के देखें तो उसमें जो लोग आज पार्लियामेंट में बैठे हैं वो टाउन नाज़िम बनना चाहते थे। जो बड़े बड़े नाम हमारी सियासी जमातों के हैं वो सब टाउन नाज़िम का इलेक्शन लड़ रहे थे, इसलिए कि पावर्स वहाँ डेलीगेट हो गई थी, फाइनेंशियल पावर्स वहाँ डेलीगेट हो गई थी, पॉलिटिकल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स वहाँ डेलीगेट हो गई थी। हमारी सियासी जमातों का प्रॉब्लम यह है
कि जो काम लोकल काउंसिल्स को करना चाहिए वो ये खुद करना चाहते हैं और करते नहीं हैं। एक आम आदमी की अप्रोच एक काउंसलर तक तो हो सकती है, लेकिन उसकी अप्रोच एक वजीर तक नहीं हो सकती, उसकी अप्रोच एक MNA MPA तक नहीं हो सकती। हमारे ये जो सबसे बड़ी रुकावट है लोकल गवर्नमेंट की, ये पार्लियामेंट है, ये प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, ये लोग रुकावट बनते हैं। ये लोग ये जो डिले आप उठा के देख लें, एडमिनिस्ट्रेटर्स बना दिए, उसके बाद आपने अपने मनपसंद आपने वो करवा दिए। ये अप्रोच ही अनडेमोक्रेटिक अप्रोच है। ये जो बार बार अमेंडमेंट्स आती हैं लाई क्यों जाती हैं? और आप इसी को नहीं ले लें, आप पुलिस ऑर्डर ले लें, पुलिस ऑर्डर 2002 ले लें। एक मैकेनिज्म बनाया गया था कि पुलिस को किस तरीके से इंडिपेंडेंट किया जाए, पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनाया जाए, उसमें पुलिस की अकाउंटेबिलिटी हो, उसको आपने रिडंडेंट कर दिया, उसको आपने, क्योंकि पावर आपको की कि पुलिस आपके अंडर हो। तो ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट्स की अप्रोच है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की अप्रोच है, ये एंटी डेमोक्रेटिक अप्रोच है। ये जितनी अमेंडमेंट्स आप उठा के ले रहे हैं, ये सिर्फ अपनी पावर को ग्रैब करने के लिए होती है। ऐसा ना हो कि आप जो आ जाए, इमरान खान के पीरियड में देख लें आप, लोकल गवर्नमेंट्स बनी हुई थी, उनको ख़त्म करके एडमिनिस्ट्रेटर बना दिए। अब आप देख लें मौजूदा गवर्नमेंट को देख लें, अक्टूबर में आपने इलेक्शन कराने थे, आप अक्टूबर में इलेक्शन आपने नहीं कराए, अब दिसंबर में भी नहीं होंगे, फिर आप अमेंडमेंट्स लाएं, अमेंडमेंट उठा के देख लें। यानी कि ये कोई लॉजिक समझ में आती है कि सियासी जमात जो है, सियासी हुकूमत गैर जमाती इंतखाबात करा रही है और उस गैर जमाती इंतखाबात के 1 महीने बाद आपको ये है कि आप पार्टी ज्वाइन करें। ये सारी अप्रोच, ये सारी मेंटालिटी अनडेमोक्रेटिक मेंटालिटी है। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का सबसे बड़ा अलमिया पाकिस्तान में ये है। इसीलिए डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होती, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी को मजबूत नहीं करना चाहती। हमारी सियासी जमातें जमहूरियत को मजबूत, जमहूरियत की नर्सरी होती है लोकल बॉडीज़, ये तो ऑटोमेटिकली हर 4 साल बाद हो जाने चाहिए लोकल बॉडी इलेक्शन। इसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह बनाने की उस तरह ज़रूरत ही नहीं है। आप कराएं, लोकल बॉडी इलेक्शंस करा लें, आराम से इलेक्शंस करा लें। कौन आता है, कौन सियासी जमातों की कैडर ही बनेगा ना। लेकिन गैर जमाती इंतखाबात की अप्रोच, जो जनरल ज़िया-उल-हक की अप्रोच के पीर उस ज़माने की अप्रोच थी, वो मुस्लिम लीग में ट्रांसफ़र हुई। उस चीज़ को बाद में इवन पीपल्स पार्टी के दौर में लोकल बॉडीज़ इलेक्शन ही नहीं होते। क्यों नहीं होते भाई? क्यों नहीं कराते आप लोकल बॉडीज़ इलेक्शन? क्यों नहीं अपनी नर्सरीज़ को मजबूत करते? तो आप स्टूडेंट यूनियन देख लें, स्टूडेंट यूनियंस पे पाबंदी नहीं है, लेकिन स्टूडेंट यूनियंस के इलेक्शन नहीं कराए जाते, इसलिए कि अप्रोच ही नहीं है। अप्रोच ही अनडेमोक्रेटिक अप्रोच है। तो जब तक पॉलिटिकल पार्टीज जमहूरियत को मजबूत नहीं करेंगी, जब तक सियासी जमातें अपने अंदर की जमहूरियत को मजबूत नहीं करेंगी, आपका कोई भी जो ऐसा सिस्टम जो डेमोक्रेसी को मजबूत करता है कभी मजबूत नहीं होगा। जब मज़े का खेस बात ये भी है ना कि यही सियासी जमातें होती हैं, जब दूसरी पार्टीज नहीं करवा रही होती हैं, उनकी हुकूमत होती है तो उसके ऊपर तनकीद करती हैं। जैसे अभी आपने हवाला भी दिया, जब PTI के दौर में नहीं हो रहे थे तो यही नून लीग थी जो तनकीद करती थी। तो साफ़ी साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या आप वही अप्रोच ले रहे हैं जो हमारे बाकी सारे तज्जियाकार ले रहे हैं? थोड़ा सा ये भी बताइएगा सर, जो दूसरी तीसरी बार हल्का बंदियाँ हो रही हैं, इसके क्या असरात होते हैं? कि ये बड़ी मुश्किल एक्सरसाइज होती है, लेकिन हमारे देखने वालों के लिए ज़रा बताइएगा कि कितनी एफर्ट इसमें जाती है, कितना पैसा खर्च होता है? देखिए, बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में जमहूरियत इसलिए मजबूत नहीं हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी बड़ी सियासी जमातें हैं वो जमहूरियत के जो 2 बुनियादी पिलर्स हैं उनके हामी नहीं है। जमहूरियत को असल जो लॉट मिलती है और जमहूरियत की मजबूती में काम करती है, वो एक तो स्टूडेंट्स यूनियन है और एक फिर लोकल गवर्नमेंट है। तो पाकिस्तान के अंदर न तो स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन होते हैं और ना लोकल गवर्नमेंट यहाँ पे कायम है। यहाँ पे जो कुछ अदालतों के दबाव पे अगर सूबाई हुकूमतों से इलेक्शन करवाए भी जाते हैं तो वो यूनियन कौंसिल और डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के इलेक्शन होते हैं। हालांकि हमें ज़रूरत मुकामी हुकूमतों की है, ना कि हमें सिर्फ नाली और वो दुरुस्त करने के लिए, सड़क बनाने के लिए उनकी ज़रूरत होती है। महज़ब दुनिया में मकामी हुकूमतों के पास न सिर्फ ये कि नाली और सड़क और इन चीज़ों का इख्तियार होता है, डेवलपमेंटल फ़ंड उनके पास होता है, बल्कि उनके पास लॉ एंड ऑर्डर का इख्तियार भी उनके पास होता है और पुलिस भी उनके मातहत होती है। और इसलिए वहाँ पे जमहूरियतें वो पलती पोलती हैं। पाकिस्तान में आप देखें कि सब जमातों का रवैया एक जैसा रहता है इस मामले में।
अगर किसी जगह पे इलेक्शन हो भी जाए, मसलन पंजाब में तो पीटीआई ने ये किया था कि लोकल गवर्नमेंट को ख़त्म करके इंतज़ाम खुद ब्यूरोक्रेट को दे दिया था। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इदारे हैं, लेकिन वो नाम के बल्दियाती इदारे हैं, उनको ना तो मुनासिब फ़ंड मिलता है और ना उनको कोई इख्तियार मिला हुआ है। अब पंजाब में इलेक्शन नहीं हुए हैं, उनसे कोर्ट करवाना चाहती हैं, तो वहाँ पे भी ये तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और इसमें एक बड़ा मसला ये है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, वो ब्यूरोक्रेसी भी बहुत बड़ी रुकावट है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती कि बल्दियाती निज़ाम हो और मकामी हुकूमतें हों, क्योंकि इस मौजूदा सेटअप में जो मौजूदा कल्चर है उसमें ब्यूरोक्रेसी के पास भी इख्तियारात ज़्यादा होते हैं और फ़ंड्स भी ज़्यादा होते हैं और वज़ीर आला और बाकी लोग भी उन पर डिपेंडेंट होते हैं। असल में पाकिस्तान में ज़रूरत इस बात की है कि कौमी असम्बली के मेंबरान, सेनेट के मेंबरान और MPAs को जो डेवलपमेंटल फ़ंड्स मिलते हैं वो उनको मिलने ही नहीं चाहिए। उनका ये काम ही नहीं है, उनकी काम कानून साजी है, और चूँकि उनको ये मिलते हैं इसलिए लोग पैसा कमाने के लिए कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियों में आते भी हैं और उधर आके फिर कानून साजी भी नहीं करते हैं, बल्कि अपने हलके के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड ले जाने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ उनसे लेके अगर हमने मकामी हुकूमतों के हवाले कर दी तो हमारी कौमी असम्बली और सेनेट और बल्दियाती और सूबाई असम्बलियों की तत्हीर भी हो जाएगी, और वहाँ पे वो लोग आने की कोशिश करेंगे जो पैसे की बजाय जिनकी नज़र काम पे हो और जिनकी नज़र कानून साजी पे हो। सर, यहाँ बड़ी अहम बात कर रहे हैं, लेकिन मैकेनिज़्म इसीलिए बनाया गया है कि ऊपर से ओवरसाइट हो, यानी चेक एंड बैलेंस रखें और फिर नीचे मुंतकिल करें। तो अगर डायरेक्टली नीचे चला जाएगा पैसा, तो फिर ओवरसाइट कैसे मुमकिन बनाई जाएगी या उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस कैसे रखा जाएगा? नहीं, ओवरसाइट का निज़ाम होता है, उसके बावजूद भी ऑडिटर जनरल का महकमा होता है और बहुत सारे इदारे हैं, नैब हैं, और ख़ुद बेशक ओवरसाइट का इंतज़ाम सूबाई असम्बली ओवरसाइट करे बेशक, लेकिन ये कि काम उनको करने दे। ओवरसाइट के कई तरीके हो सकते हैं और उन पे चेक रखा जा सकता है कई तरीक़ों से। मसलन जनरल मुशर्रफ के दौर का जो बल्दियाती निज़ाम था वो इस लिहाज से उसमें कुछ खामियां थी, लेकिन वो बेहतरीन निज़ाम था। उसमें अब मसलन अगर पुलिस को इख्तियारात दिए गए थे तो उसके ऊपर एक पब्लिक सेफ्टी कमीशन भी बनाया गया था ताकि उसकी ओवरसाइट करें। ठीक है सलीम साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, हमारे तज्ज़ियाकारों की आपने बात सुनी। अब ओनली होप जी, इस वक्त जो सूरत हाल है इंतहाई गंभीर है। हम सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं इस वक्त कि एटलीस्ट जो सियासी जमातें हैं जो जमहूरियत की दावेदार हैं वो जमहूरियत को मजबूत करने के लिए इक़दाम करेंगी, जिसकी हमारे तज्ज़ियाकारों ने अभी यूनिलैटरली ये कहा कि लोकल बॉडीज़ के बग़ैर जमहूरियत की कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई वजूद ही नहीं है। विद दैट एक छोटी सी ब्रेक, फिर आपके सवालों के साथ वापस आते हैं। वेलकम बैक। आप लोगों ने जो सवाल भेजे तज्ज़ियाकारों के सामने रखते हैं, उसके जवाब जानते हैं। साफ़ी साहब से पहला सवाल करते हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान सूरत हाल से मुताल्लिक़ है। साफ़ी साहब, पूछा जा रहा है कि चमन बॉर्डर जुज़वी तौर पर खुल गया है, क्या ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी का इशारा समझा जाए या कुछ और? जी बिल्कुल, ये बेहतरी का इशारा है, और जो कतर में मुज़ाकरात हुए थे और जो मुआहिदा हुआ था उसकी रूह से अब निचले लेवल पर राब्ते बहाल हो गए हैं, और हमारी दुआ है कि मुआहिदा आगे भी जाके कामयाब हो और ये राब्ते ऊपर की सतह तक भी जाएं और जो लायनहर मसाइल है वो हल हो जाए। बदकिस्मती ये होती है कि जब भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तनाव होता है तो उसका पहला निशाना बॉर्डर बनता है। हालांकि रोज़ाना हज़ारों की तादाद में अफ़गानिस्तान से लोग इलाज के लिए पाकिस्तान आते हैं, वो चमन के रास्ते आते हैं या तोरखम के रास्ते आते हैं। इसी तरह मेवाजात के ट्रक वो रास्ते में होते हैं, वो खड़े रह जाते हैं, उसकी वजह से ताजरों को भी नुकसान होता है, और फिर पाकिस्तान को भी ज़ाहिरी बात है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मुल्क दरामद कुनिंदा है वो अफ़गानिस्तान है, तो पाकिस्तान को भी उस लिहाज से नुकसान होता है।
तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जब चमन बॉर्डर जुज़वी तौर पर खुल गया और बाकी बॉर्डर्स को भी खुलना चाहिए, और वो हरकतें नहीं करनी चाहिए कि जिसकी वजह से बॉर्डर बंद हो, क्योंकि अफ़गानिस्तान के बिलखुसूस और पाकिस्तान के बिलअमूम करीब लोग जो हैं वो उस बॉर्डर की बंदिश का और उस चपकलस का वो सबसे ज़्यादा शिकार वो बनते हैं। पर सर हमने देखा ना कुछ हालात ऐसे बन गए कि उसके लिए इंतहाई इक़दाम रियासत की तरफ से उठाने पड़े, मुसल्लह तसादुम या फिर ये जो तिजारती आप कह लें बंदिश थी। क्या आपको लगता है कि इतना प्रेशर बना पाई ये कि अफ़गानिस्तान या अफ़गान तालिबान हुकूमत टीटीपी के मामले के ऊपर कोई सख्त स्टांस लेंगे और टीटीपी के ख़िलाफ़ इक़दाम करेंगे? नहीं, बॉर्डर तो जंग की वजह से बंद हो गई थी, और अभी जब मुआहदा हो गया है तो उसकी वजह से वो खुल रहा है। और टीटीपी का जहाँ तक मसला है तो उसमें अब हमारे सामने वो तफसीलात नहीं है कि कतर में किन चीज़ों पे मुआफ़क़त हुई है और किस हद तक अफ़गान हुकूमत ने या अफ़गान रजीम ने किस हद तक साथ देने का और किस हद तक उस मसले में अपना किरदार अदा करने का वादा किया है। बट सर आप बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, आपकी इस मुतल्लिक़ कोई अभी राय कायम हुई है या अभी आप ज़रा कॉशियस ही हैं? बस हम बेहतरी की तवक्को कर रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, क्योंकि सर बड़ी हम ये सुन रहे हैं कुछ लोग होपफुल नहीं हैं, गो के इस्लामाबाद में जो ओहदेदारान रहनुमा हैं वो ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं, बड़े पुरुमीद हैं, लेकिन एक ब्रॉडर राय जो आज़ाद मीडिया है या फिर तज्ज़ियाकार हैं उनकी तरफ से ये आ रही है कि उनको लगता नहीं है कि अफ़गानिस्तान टीटीपी से उस तरह से उनके ख़िलाफ़ जाएगा जिस तरह से उससे मुतालबा किया जा रहा है। देखिए, ये तालिबान हुकूमत के लिए भी इतना आसान मसला नहीं है, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा पेचीदा मसला है, और यही लोग कई साल तक उनके मेज़बान रहे हैं, उनके लिए क़ुरबानियाँ दी हैं, उनके लिए ख़ुदकुश हमले करवाए हैं, और फिर ये कि अब पूरे मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फैले हुए हैं, तो फिर कुछ रिवायात भी होती हैं उन इलाक़े की कि आपके यहाँ अगर कोई पनाह ले लें तो उसको आप इस तरह नहीं निकाल सकते। तो ये सारी मुश्किलात और रुकावटें अफ़गान हुकूमत के सामने भी हैं, और उस पर काबू पाना इतना आसान भी नहीं है। तो अगर कुछ होगा तो एब्रप्टली नहीं होगा, ज़ाहिरी बात है उस पर वक्त लगेगा। अगर खुलूस नीयत के साथ अफ़गान हुकूमत मसले को हल करना भी चाहेगी तो उस पर वक्त लगेगा। ये आपको लग रहा है कि नीयत बन रही है, सीरियसनेस है इस दफ़ा? तो नीयतों का हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन बहरहाल अभी जो इब्तिदाई रिपोर्ट्स आ रही हैं वो सीरियसनेस की आ रही हैं। ठीक है, उम्मीद यही करते हैं कि ये सीरियसनेस दिखाई जाए। बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। उमर चीमा साहब, आपके लिए सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान सियासी तनाव के बाद मरीम नवाज़ से माफ़ी के मुतालबे पर नया मोड़ आ गया है। हसन मुर्तज़ा ने हालिया बयान दिया है जिसमें लचक का तासुर मिलता है। आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी क्यों पीछे हट गई है? देखिए, उसकी वजह यह है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी के स्टेक्स हैं और पंजाब में गवर्नमेंट पीएमएलएन की है, और पीएमएलएन को पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट चलाने के लिए ज़रूरत नहीं है, उनके पास मेजॉरिटी मौजूद है। दूसरा इशू ये है कि पहल तो पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि पता नहीं शायद गवर्नमेंट कैसी चलेगी, तो उन्होंने कहा कि हमने गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनना, अगरचे वो भी उनकी एक स्मार्ट मूव थी जो आईनी ओहदे उन्होंने ले ली है। अब उन्हें एक त्रोटक भी होती है, क्रेविंग होती है, और फिर यह है कि जब आप अपने हल्के में जाते हैं, लोग कहते हैं कि आपने काम क्यों नहीं करा रहे, गवर्नमेंट तो आपकी, आपके इत्तेहादियों की है, तो वो अपने आप को बेबस फील करते हैं। तो माजी में भी इनके मामला चलते रहे हैं, लेकिन वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। अब मुझे लगता है कि ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जो इन्होंने पिछले दिनों सैलाब के हवाले से बातें की, वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन थी, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास है कि अल्टीमेटली हमें एक सुलहजू रवैया इख्तियार करना पड़ेगा कि जो इस्लामाबाद है वो तो फैज़ाबाद ख़त्म हो जाता है, उससे आगे पंजाब शुरू होता है। तो पंजाब के साथ अगर मामलात बेहतर करने हैं तो ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी को लचक का मुजाहरा करना पड़ेगा। ये ऐसे ही है कि जैसे जो पीएमएलएन है उन्हें कोई सिंध में मामलात हों तो उन्हें उधर ज़्यादा एक फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी, तो इधर जो है यही हाल जो है वो पीपल्स पार्टी के हवाले से भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चीमा साहब।
मलिक साहब, आपसे सवाल हो रहा है, आज जिस सिलसिले में बड़ी तकरीब भी हुई है, हुकूमत सिंध ने कच्चे के डाकू, जो एक बहुत बड़ा मसला था यहाँ पर, उनके हवाले से एक नई पॉलिसी इख्तियार की है, सरेंडर पॉलिसी। इसमें हथियार डालने वालों को आम माफ़ी तो नहीं, लेकिन जो बड़े जराइम में मुलव्विस हैं उनको कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। लेकिन फिर जो छोटे जराइम में सरेंडर कर रहे हैं उनको रोज़गार, तालीम, फलाही सहूलियात की यकीन दहानी करवाई गई है। आज तकरीब हुई, 72 डाकुओं ने हथियार भी डाले हैं। आपको ये पॉलिसी कैसी लगी? आपकी इसके ऊपर राय क्या है? देखिए, पॉलिसी का तो पता ही नहीं है ना, आपने एक जनरल स्टेटमेंट दिया है ना। पॉलिसी तो बताएं, कैसे देंगे रोज़गार, कैसे देंगे तालीम। आप अगर जेल में हम देखें कि जेलों में हज़ारों लोग जो है बंद हैं, उनमें से बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन पे बहुत संगीन जराइम नहीं हैं, उनको किस तरह ट्रीट किया जाता है। जो एक रिफॉर्म्स होती हैं, जेल के अंदर रिफॉर्म्स होती हैं, उसके क्या नताइज हैं। देखिए, एक शख्स अगर कोई डाकू बन गया है या डाकू है या क्रिमिनल है, क्रिमिनल एक्टिव, उसका एक आम ज़िंदगी में आना बहुत आसान नहीं होता। सोसाइटी के लेवल पे उसको प्रॉब्लम्स होती हैं, जनरल लेवल पे प्रॉब्लम होती हैं। आपके यहाँ जो ऑलरेडी एजुकेशन की सूरत हाल है उसमें, तो असल चीज़ ये कि पहले तो गवर्नमेंट को ये वाज़े करना चाहिए कि जी रोज़गार की सहूलत आप देंगे तो कैसे देंगे। किसी को अगर बिल्कुल वो अनपढ़ है, ज़ाहिर है जो इस वक्त जिन्होंने सरेंडर किया है उनकी एज जो है वो ज़ाहिर है 30+ होगी या इससे भी ज़्यादा या कम होगी, जो भी है, तो वो फैक्टर हमें देखना है। फिर ये कि कितने अरसे वो ये इन वारदातों में रहा है, कितनी संगीन जराइम में मुलव्विस रहा है, उसकी ऐन मुमकिन है ज़ाती दुश्मनियाँ भी हों। तो ये बहुत आसान नहीं होता। ठीक है कि आपने एक तकरीब कर ली, एक चीज़ हो गई। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को एक वाज़े पॉलिसी बनानी चाहिए, मानी उस पॉलिसी का ऐलान होना चाहिए। ये जनरल स्टेटमेंट है कि जी रोज़गार दी जाएगी, तालीम दी जाएगी। कैसे दी जाएगी? कि आपके पास रोज़गार है, आपके ऑलरेडी बेरोज़गारों की तादाद क्या है, तालीम का हाल क्या है आपका। तो मेरा ख्याल है जनरली स्पीकिंग अच्छी बात है कि आप कच्चे के इलाके के जो लोग हैं, जो डाकू हैं, साल से ये मसला चला आ रहा है। उसके अंदर मेरी कल भी आईजी साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा, उस वक्त उन्होंने कहा था कि कोई 50-60 है, अब कह रहे हैं 70 के लोग, 70 के करीब लोगों ने सरेंडर किया है। पहले तो ये कि ये टर्म डाकू, जब किसी को आप मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं तो कम से कम ये तो ना कहें कि डाकू सरेंडर कर रहा है, आप उसके लिए कोई और टर्म यूज़ करें उसमें। वो ये तरीक़ेकार होता है कि किस तरीके से आप किसी को मेन स्ट्रीम में ला रहे होते हैं। वो अपनी एक पुरानी लाइफ को छोड़ना चाहता है, उसको वो लाइफ हॉन्ट करती रहेगी हमेशा। तो मेरा ख्याल है कोई वाज़े पॉलिसी मुझे अभी एक चीज़ है ना, कि आपको लगता है कि ये जो जराइम पेशा अफराद थे ये माइल होंगे, ये इतनी पुरकशिश ऑफर है कि वो कहेंगे हम ये सब कुछ छोड़ के हम आते हैं। एग्जैक्टली यही तो कह रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को पहले पॉलिसी ऐलान करना चाहिए ना, कि अगर कोई डाकू, कोई क्रिमिनल अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को छोड़ेगा तो उसके लिए ये चीज़ें फैसिलिटीज़ हैं। माज़रत के साथ बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, जो हमें इत्तलात मिलती हैं उनके पास कितना जदीद असलहा है, उनके पास कितना मालो दौलत है। ये तो अभी हमें फ्लड्स के सिलसिले में भी कितनी रिपोर्ट्स आई, इतने सालों में अलीना कि इतना पैसा है बेतहाशा, इतने तो ज़्यादा बेहतर जिंदगी। ये कोई हज़ारों की बात, ये कोई कई 100 की बात नहीं है। हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों ने को कोई दूसरी ज़िंदगी मुयस्सर ही नहीं है सिवाय इसके कि वो बंदूक उठा लेते हैं। और बंदूक उठा के वो समझते हैं कि मोबाइल हमने एक दिन में अगर 4 मोबाइल छीन लिए तो मेरी एक दिन की दिहाड़ी निकल आएगी, 2 दिन की दिहाड़ी निकल। ये अप्रोच है। जी सर। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी का ऐलान होना चाहिए, सिर्फ जनरल स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए कि आपको, ताकि लोग को जो इस सारी एक्टिविटीज़ में, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में डेकॉइट्स बन गए हैं, वो अपने आप को सोचें कि हमारी इस तरह की ज़िंदगी से बेहतर है कि एक हम आम आदमी की ज़िंदगी गुजारें। लेकिन उसके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। उसकी दुश्मनियाँ भी होंगी, उस पर दोबारा अटैक भी हो सकता है, उसकी फैमिली भी प्रॉब्लम, और ये सिर्फ इंडिविजुअल की बात नहीं होती, उसकी पूरी एक फैमिली होती है, वो फैमिली मुतासर होती है। इसलिए मैं समझता हूँ एग्ज़ाम अच्छा है, लेकिन आप पॉलिसी तो बताएं, वाज़े करें, पॉलिसी वाज़े आनी चाहिए। ठीक है सर। कच्चे के डाकुओं के लिए सहूलियात की बात करें तो जो सिंध के आम शहरी हैं उनके ऊपर भी रोज़गार, तालीम और जो फलाही सहूलियात है, ये जो पक्के एरियाज़ में रह रहे हैं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कहाँ सिंध के आवाम के पास कहाँ बेहतर रोज़गार, तालीम और फलाही सहूलियात हैं। तो उनके लिए भी जी कुछ इक़दामात करें। विद दैट
अल्लाह हाफ़िज़।